हेलो एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है एनटीए यूजीसी नेट पेपर सेकंड समाज कार्य यानी सोशल वर्क। आप सभी को पता है कि मास्टर क्लासेस चैनल पर सोशल वर्क से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, आगामी एग्ज़ाम यानी 5 नवंबर 2020 को 3 PM से लेकर 6 PM आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और दोस्तों, उसी क्रम में मैं आप लोगों से आज दिसंबर 2018 का प्रश्न पत्र आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। ये प्रश्न पत्र बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ये समझ आएगा कि नवंबर 2020 में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्नों के आधार को समझिए, प्रश्नों के बेस को समझिए, ताकि आप वहाँ पर एग्ज़ाम में बैठें तो आप प्रश्नों के जो ऑप्शन है उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से आप देख सकें। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखना, कॉपी पेन साथ में रखो। मैं जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ उन प्रश्नों के जवाब आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से देंगे, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों के 2018 के प्रश्न पत्रों में इतने नंबर बने हैं तो आप जेआरएफ के कितने करीब हैं, ये एनालाइज करने में मुझे आसानी होगी। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तिक समाज कार्य का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में विभाजन किया? देखो, प्रश्न बहुत ही इजी है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं बार बार कि सिलेबस में आप लोगों को केस वर्क दिया हुआ है, ग्रुप वर्क दिया हुआ है, कम्युनिटी वर्क दिया हुआ है। हालांकि सिलेबस बहुत बड़ा है सोशल वर्क का। यूनिट नंबर 1 से अगर देखूं यूनिट नंबर 10 तक, तो ये दोस्तों ब्रॉड में दिया हुआ है, क्योंकि हमें डीप में पढ़ना पड़ता है और डीप से प्रश्न पूछे जाते हैं, ना कि सोशल वर्क से एग्जैक्ट कोई प्रश्न पूछता है कि समाज कार्य की कितनी प्रणाली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है सोशल वर्क का। क्वेश्चनों का पूछने का नज़रिया जो है, तरीका, जो दृष्टिकोण है वो चेंज हो चुका है, बदलाव हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है। तो इसलिए अब आप लोगों को थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे जब पूछा जा रहा है कि केस वर्क जो है यानी व्यक्तिक समाज कार्य जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसने विभाजन किया है, आप लोगों के सामने पहला ऑप्शन है हेलन हॉरिस और पार्लियामेंट। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर विलियम रीड। तीसरा ऑप्शन है गार्टन हैमिल्टन और ऑप्शन नंबर डी जो है एनेट गैरेट। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, याद रखना, जो इंडिविजुअल केस वर्क है या जो व्यक्तिगत समाज कार्य है, इसको ध्यान रखना दोस्तों। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो डिवाइड किया है वो हेलन हॉलिस पार्लियामेंट ने किया है। और मैंने आप लोगों से दोस्तों केस वर्क के बारे में और पार्लियामेंट यानी 4P के बारे में अच्छे से बता रखा है। जिन दोस्तों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाएं, आप यूनिट वाइज वहां से देख सकते हैं। यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक है, यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 3 में, यूनिट 4, यूनिट 5, सारी यूनिटों को आप आसानी से वहां से देख सकते हैं। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उन बच्चों को मैं बराबर कंटिन्यू उन लोगों को बराबर बता रहा हूँ कि व्यक्तिक समाज कार्य क्या है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल से या व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुआ तो वो जल्द से जल्द, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को PDF मिल सके और वीडियोज़ मिल सके और लिंक मिल सके गूगल मीट का, जहां पर मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता हूं। तो अगर दोस्तों आप लोग अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप गूगल मीट को अपने फ़ोन में डाउनलोड करिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होइए। फिर उसके बाद दोस्तों मेरी जो क्लासेस चलती है मॉर्निंग में, आपको बता दूं, मैं 9 o'clock से चलना शुरू होती है, जिसमें 11 और 10:30 तक मैं क्लासेस को रखता हूं, यानी 1.5 से 2 घंटे क्लासेस लेता हूं। फिर इवनिंग टाइम में दोस्तों मैं 6:30 से लेकर 8:30 तक मैं क्लासेस लेता हूं। तो आप लोग वहां से भी क्लासेस ज्वाइन करके सोशल वर्क के बारे में डीप इंफॉर्मेशन रख सकते हो, यानी गहरी जानकारी आप लोग समाज कार्य के बारे में वहाँ से रख सकते हो। तो याद रखना दोस्तों, इस प्रश्न का जो जवाब है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिसने डिवाइड किया है उनका नाम है हॉलिस, और जिनको कहा जाता है हेलन हॉलिस पार्लियामेंट, जो समस्या समाधान उपागम के शिकागो विश्वविद्यालय में इन्होंने अपने प्रैक्टिस किया था और उसके दौरान उन्होंने बताया था, समस्या समाधान के उपागम के बारे में भी बताया था, और साथ ही साथ इन्होंने 4P यानी समाज कार्य के अंग और तत्व के बारे में भी व्याख्या की है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोगों से मैं
सारे ऑप्शनों के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे गार्टन हैमिल्टन जो है ये सिद्धांत से रिलेट करते हैं, व्यक्तिगत समाज कार्य के सिद्धांतों में आते हैं। विलियम रीड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों, तो आप लोगों ने समाजशास्त्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, यूनिट नंबर 3 में दिया हुआ है। तो विलियम रीड्स का नाम जो होता है, विलियम रीड्स का, वो समाजशास्त्र से भी रिलेट करता है। हेलन गैरिट के बारे में यहाँ पर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, जब मैं आप लोगों को यूनिट 3 में मानव व्यवहार के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पर आप लोगों से जिक्र कर दूंगा एनेट गैरिट को लेकर। मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस पर यूनिट नंबर 6 पर पहुँचा हूँ। इसके बाद मैं 5 पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 में आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को ये सारे टॉपिक क्लियर कराऊंगा यूनिट 22 से। मैं यूनिट नंबर 10 से चल रहा हूँ। यूनिट नंबर 10, 9, 8, 7 पढ़ा चुका हूँ, और यूनिट नंबर जो है यहाँ पर चल रहा है अभी 6, यानी समाज कल्याण प्रशासन, ऑनलाइन क्लासेस पर। आगे बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिवर्तन अथवा सामाजिक तुलना यानी सोशल कंपेयर आप कर रहे हो तो स्वयं आधारित मूल्यांकन के माध्यम से क्या कहोगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न हो सकता है नेक्स्ट टाइम में आत्मविश्वास पूछ ले, आत्मबोध पूछ ले, आत्मसम्मान पूछ ले, या आत्म सहायता पूछ ले। तो याद रखना दोस्तों आप लोग कि जब कभी प्रतिवर्तन या सामाजिक तुलना को लेकर कंपेयर किया जाता है तो स्वयं आधारित मूल्यांकन के माध्यम से इसे कहा जाता है आत्मसम्मान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये है कि भूमिका अभिलेख, अभिलेख को कहा जाता है रिकॉर्डिंग, या इसे हम कह सकते हैं कि सुसंस्कृति का संस्करण के रूप में कैसे आप समझेंगे। क्या सार अभिलेख के रूप में समझेंगे, कथनांक अभिलेख के रूप में समझेंगे, कि प्रक्रिया अभिलेख के रूप में समझेंगे, कि सारांश के रूप में समझेंगे। जब एक सामाजिक कार्यकर्ता भूमिका अभिलेख की सुसंस्कृति या संस्करण की बात करता है तो वहां पर दोस्तों प्रक्रिया अभिलेख होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। 3 का क्वेश्चन जो होगा वो उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रक्रिया अभिलेख, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न यूनिट नंबर 3 से है, निम्नलिखित में से कौन, किसने कहा कि गरीबी की संस्कृति से संबंध रखता है, संस्कृति गरीबी से संबंध रखती है। क्या मैकाइवर एंड पेज ने कहा, कि लेविश ने कहा, सोरोकिन ने कहा, कि कूले ने कहा। कूले के बारे में बता देता हूं आप लोगों को, ये प्राथमिक कूले और सोरोकिन, ये दोनों नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा समाज कार्य में प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में किस तरीके से इन लोगों ने, कूले ने 1909 में प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बारे में एक्सप्लेन किया था। सेरोकिन का भी वहाँ पे चर्चा होगी थोड़ी सी, और लेविस के बारे में भी, मैकाइवर के बारे में भी चर्चा मैं करूँगा समाज कार्य में समूह वर्ग में। तो याद रखना यहाँ पर जो गरीबी की संस्कृति है दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, लेविस। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो वीडियो को देखेंगे आप लोग दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, उस वीडियो में चर्चा किया हूँ लेविस के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 5 है, किसने कहा कि स्वप्न निद्रा का अभिभावक। देखो, स्वप्न निद्रा एक प्रकार की रक्षा युक्तियां हैं। मैंने आप लोगों को सिगमंड फ्रायड के बारे में जितनी भी रक्षा युक्तियां हैं वहां पर चर्चा कर चुका हूं। प्रतिगमन क्या चीज़ है, दमन क्या है, विस्थापन क्या चीज़ें हैं, प्रक्षेपण क्या चीज़ें हैं, विस्थापन क्या चीज़ें हैं, नकारना क्या चीज़ें हैं, क्षतिपूर्ति क्या है। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा हर बार आप लोग देखिए एनटीए यूजीसी नेट का 2004 से प्रश्न पूछा गया है, और मैंने ऑनलाइन क्लासेस वाले बच्चों से के साथ लगभग मैंने 50+%, मैं 50+ की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, मैंने उन लोगों से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन पेपर करवा रखा, और हर एक प्रश्नों में आप लोगों ने देखा है कि सिगमंड फ्रायड की रक्षा युक्तियाँ इतनी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ से 2 नंबर के प्रश्न आने श्योर है, यानी एक प्रश्न तो आता ही आता है। मैंने हर एक प्रश्नों में देखा है, आप लोग प्रश्न उठा के देख लीजिए, रक्षा युक्तियों से प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान से एक बार देख लेना और उसके बाद ही एग्जाम में जाना, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो सिगमंड फ्रायड ने स्वप्न निद्रा के बारे में बताया है, वो बताया है सिगमंड फ्रायड ने, याद रखना, जब एक व्यक्ति वास्तविक जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह अपनी काल्पनिक दुनिया बना लेता है और वह थोड़ा आराम पाता है। काल्पनिक दुनिया में बना लेता है तो वह स्वप्न निद्रा के रूप में जाना जाता है। और अभिभावक, ये गार्जियन यानी स्वप्न निद्रा के अभिभावक हैं, ये बताया गया उस दौरान कि यह किशोरावस्था में अधिक देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा दोस्तों इस प्रश्न का। फ्रायड ने ही कहा है स्वप्न निद्रा के बारे में। देखिए यहाँ पर जो है यूनिट नंबर 5 से क्वेश्चन उठाया हुआ है रिसर्च से, और रिसर्च का एक पार्ट है स्टैटिक्स। मैं आप लोगों को स्टैटिक्स आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ, ठीक है।
निश्चित नकारात्मक यानी नेगेटिव जो सहसंबंध है वो सदैव होता है। तो कैसे होता है देखिए, नकारात्मक ऑलरेडी दे रखा है तो निगेटिविटी ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कि माइनस जो 1 होता है वो निश्चित नकारात्मक को सहसंबंध में सदैव प्रतीक देता है या सदैव बताता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मैंने आप लोगों को ट्रिक से माध्यम से बताया है। अगर आप लोगों ने ट्रिक नहीं देखा है दोस्तों तो आप ट्रिक एक बार वीडियो देख लीजिए ट्रिक की, और मैंने वहां पर बताया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा लोक नियोजन के मामले में या ऐसे अवसर के समानता के संबंध रखता है। ए कहता है अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 18। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ट्रिक से बताया हूँ, एक मैंने दो तरीके बताया हूँ। एक तरीका तो ये बताया था दोस्तों कि जो आर्टिकल 14 है आपको 14 से रखना है, यानी आप सभी को जानते हैं कि जो हम सब एक हैं, और हम सब एक का मतलब एक है, और जिसमें ये बातें कही गई कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी 4 धर्मों की बात की गई है, और सारे धर्म जो होते हैं दोस्तों इसके बारे में यानी समानता या विधि की बात जब की जाती है तो अनुच्छेद नंबर 14 में की जाती है। याद रखने वाली बात यहाँ पर यही है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम दोस्तों। यहाँ पर अगला जो है हमारा अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद नंबर 15 में क्या बताया गया? आर्टिकल नंबर 15 में ये कहा गया धर्म को लेकर, मूल वंश को लेकर, जातिपात को लेकर, इन सारी चीज़ों के बारे में लोक नियोजन से संबंधित सॉरी लोक नियोजन नहीं आएगा, धर्म, जाति, भेदभाव, ये सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों अनुच्छेद नंबर 15 में। मैंने ट्रिक से माध्यम से ये बताया था आप लोगों से कि भाई आप लोग जानते थे कि पहले समय में जो है छुआछूत यानी पानी पीने से संबंधित, यानी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के पानी नहीं पीता था, तो पानी से याद रखना 15 आर्टिकल्स, और जब पानी नहीं पीता था तो आपको समझ में आ गया धर्मों का प्रतिषेध के बारे में चर्चा हो रही है, अनुच्छेद नंबर 15 में हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 16 की बात मैं करता हूं तो लोक नियोजन था दोस्तों अनुच्छेद 16। आप लोग वीडियो देख लेना, वहां पर आप आसानी से समझ जाना, मैं यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा तो ज़्यादा समय ले लेगा। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा दोस्तों, लोक नियोजन के मामले में अवसर का उपलब्ध कराने की बात होता है अनुच्छेद नंबर 16। 17 जो है अनटचेबिलिटी जिसको अस्पृश्यता कहा जाता है। 18 जो है दोस्तों अनुच्छेद वो है उपाधि का अंत करता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसने कहा कि पूंजी गरीबी के समान अनुपात में बढ़ती है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ पूंजीवाद क्या है, संघर्ष क्या है, अलगाव क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, तो आप लोगों के दिमाग में आ चुका होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, कार्ल मार्क्स, और सही जवाब है ये कार्ल मार्क्स का, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूंजी और गरीबी के समान अनुपात में बढ़ती चीज़ों को इन्होंने बताया था। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 9 है और कह रहा है गरीबी के दुष्चक्र। देखिए प्रश्न जो है दोस्तों मैं आपको एक बार बता देता हूं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें दिया हुआ है वो तो सही है, लेकिन उसके अंतर्गत देखिए कितना डीप में गया है कि गरीबी के दुष्चक्र के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि दुष्चक्र का जो यहाँ पर गरीबी का दुष्चक्र है उसकी संकल्पना से कौन रिलेट रखता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, गुन्नार मिल्डर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, अपना खेत अपना काम, ऑन फील्ड ऑन वर्ल्ड वर्क। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑन फील्ड ऑन वर्क के बारे में चर्चा कर रहा है, यानी अपना खेत अपना काम। मनरेगा के तहत एक नई योजना में यह एक पहली बार किस राज्य में आरंभ की गई थी? तो आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का जवाब दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या है दोस्तों? अपना खेत अपना काम को लेकर जो चलाया गया था, ये थीम रखी गई, तो बताइए ये पहली बार किस राज्य में की गई थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में किया गया था। मनरेगा के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से बता रखा है दोस्तों, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन क्लासेस में, अभी मैंने हाल ही में आप लोगों से ये चर्चा किया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न में बात करता हूं दोस्तों, परस्पर विरोधी भारतीय युगल के लिए न्यायिक पृथक्करण की अधिकतम अवधि स्वीकृत किया जाता है। तो देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, परस्पर विरोधी भारतीय युगल की बात हो रही है, न्यायिक पृथक्करण को लेकर यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है दोस्तों। तो इस प्रश्न में अधिकतम आयु यानी मैक्सिमम पीरियड को एक्सेप्ट किया जाता है, बताइए। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। परस्पर विरोधी भारतीय युगल के लिए एक न्यायिक पृथक्करण करता है तो वो अधिकतम यानी मैक्सिमम जो आयु होती है वो एक्सेप्ट की जाती है 2 वर्ष की, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बास्टल स्कूल। बास्टल स्कूल किसके युगल के लिए होता है? तो क्या बाल अपराधियों के लिए होता है, महिला अपराधियों के लिए होता है, कि बंदियों के लिए होता है, कि सफ़ेद पोश अपराधियों के लिए होता है? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बास्टल स्कूल के युगल के लिए, तो वो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर ए बाल अपराधियों के लिए होता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रेणी सहसंबंध की गणना के लिए सूत्र यानी फार्मूला किसने दिया है? और मैंने आप लोगों को आने वाले टाइम में दोस्तों जिक्र करने वाला हूं इसके बारे में डिटेल से, लेकिन मैं आप लोगों का रिवीजन करवा रहा हूं और बाकी तो मैं आप सबको बता भी चुका हूं कि श्रेणी सहसंबंध की गणना के लिए किस सूत्र में इसको पिरोया गया है। ठीक है, तो क्या स्पीयरमैन होंगे, क्या कार्ल पियर्सन होंगे, क्या यूल्स होंगे, क्या गैरेट होंगे? यूल्स के बारे में मैंने कहीं चर्चा नहीं किया है तो इसलिए ये कट जाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों के सामने ये संबंध आ जाता है कि बताइए भाई कि श्रेणी सहसंबंध के बारे में, तो स्पीयरमैन का होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, संदर्भ समूह के बारे में मैं आने वाले टाइम में चर्चा करूंगा, यानी रेफरेंस ग्रुप के पद को पहली बार इसने संकल्पना की। दोस्तों जब मैं बार बार बोल रहा हूँ आने वाले टाइम में, तो आपका मतलब यही हुआ दोस्तों समझने का कि आप लोग मुझसे व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन होइए और टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, गूगल मीट को डाउनलोड कर लीजिए और हाँ टाइमिंग को याद रखिए, क्योंकि टाइमिंग मेरी पर डे की है, डेली में यही टाइम मेरी है और ये आप लोगों को मैं बता दूं 4 नवंबर तक चलेगा। यही टाइमिंग 4 नवंबर तक चलेगा। नोट डाउन कर लीजिए एक बार फिर से, मास्टर क्लासेस की टाइम शेड्यूल यानी समय सारणी एक होती है दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं सुबह में मॉर्निंग में 9 o'clock से होगा स्टार्ट, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए 9 o'clock से लेकर 11 तक चलेगा। जो दूसरा होगा 6:30 होगा और ये चलेगा दोस्तों 8:30 तक चलेगा। ये टाइम आप जरूर मेंशन करें, ध्यान रहे दोस्तों आप सबको, क्योंकि उस दौरान जितनी टॉपिक पे मैं चर्चा करता हूँ 2-2 घंटे की जो टाइमिंग या जो क्लासेस लेता हूँ उसमें यही सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जितना जल्दी मुझसे संपर्क करेंगे उतना ही आप लोगों का बेनिफिट्स होगा, उतना ही समाज कार्य। देखो समाज कार्य में अगर जेआरएफ लाना है तो आपका पेपर फर्स्ट तय नहीं करेगा, पेपर सेकंड तय करेगा जेआरएफ। पेपर फर्स्ट कभी तय नहीं करता जेआरएफ, वो तो कोर पेपर होता है, सभी के लिए नॉर्मल पेपर होता है जैसे सभी लोग। हाँ नंबर अगर गेन करते हो तो अच्छी बात है भाई, थोड़ा सा इंक्रीज हो, लेकिन जितनी अच्छी पकड़ आप पेपर सेकंड में बनाएंगे, क्योंकि आपको नौकरी या जॉब जो मिलने वाली है वो पेपर सेकंड पर मिलेगी। ठीक है ना, तो याद रखना यहाँ पर। तो जो संदर्भ समूह है किसने दिया है? हाइमन, मार्टन और यहाँ पर M.N. श्रीनिवास है और C.N. कोले है। तो आपके यहाँ पे 2 ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपको, लिख लीजिए M.N. श्रीनिवास है और C.N. कोले हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हाइमन है। हाइमन संदर्भ समूह के रेफरेंस ग्रुप पद की इन्होंने पहली बार कॉन्सेप्ट को दिया था। तो याद रखना दोस्तों रेफरेंस ग्रुप, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत जिसको फंक्शनल थ्योरीज बोला गया है। थ्योरीज और प्रिंसिपल्स अलग अलग होती हैं, याद रखना दोस्तों। प्रिंसिपल्स मीन्स भी सिद्धांत होता है, थ्योरीज मीन्स भी सिद्धांत होता है। मैंने इसके बारे में आप लोगों से कई बार बता चुका हूँ। तो आप लोग ध्यान रखिए कि जो सामाजिक स्त्रीकरण से ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग प्रश्न उठा के देखिए, बार बार आप लोगों को सामाजिक स्त्रीकरण से प्रश्न पूछा गया है अगर आप लोग MCQ कर रहे होंगे तो ये कहता है कि TB बोटोमोर और के डेविस, सी कहता है WE मुरे, कार्ल मार्क्स। तो इस 15 का जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर मैं आपको बता दूं WE मुर्रे का कहना है कि सामाजिक स्त्रीकरण में जो प्रकारात्मक यानी फंक्शनल जो थ्योरीज है ये इन्होंने ही दिया है। तो ध्यान से लिखिए आप लोग इसे ध्यान से। बहुत लोग ऑटो रैंक ही बता देते हैं, ठीक है, तो कभी कभी ऑटो रैंक भी मिल सकता है ऑप्शन में। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा और बता भी चुका हूं, आने वाले टाइम में आप लोगों से चर्चा करूंगा कि प्रकारात्मक सिद्धांत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं देखने को। ठीक है ना, तो याद रखना यहाँ पर WE मुर्रे का ये चीज़ें कहना सत्य है। पारास माप क्या होता है, ये आप लोगों के यूनिट नंबर 5 से पूछा गया प्रश्न है। और केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, फैलाव का है कि संगति का है कि सहसंबंध का है। परास माप का क्या मतलब होता है यहाँ पर आप सभी को पता होगा, तो मैं आपको बता दूं ये फैलाव का है और इसका अर्थ होता है परास माप में अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या होती है। तो अधिकतम संख्या और माइनस न्यूनतम संख्या जब निकालते हो तो ये परिसर आपके सामने निकल के आता है और परिसर का जो अर्थ होता है परास माप कहता है, मेजर कहलाता है ये दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज द राइट आंसर होगा, फैलाव को ही
परास माप कहा जाता है। मैं आप लोगों से यूनिट नंबर 5 में इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के स्त्री पुरुष के गिरते हुए अनुपात के लिए अनुपात के लिए सबसे कम प्रासंगिक व्याख्या होती है? तो दोस्तों आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत ही इजी प्रश्न है ये, कि कह रहा है कि बताइए भारत में जो स्त्री पुरुष के गिरते हुए अनुपात हैं सबसे कम प्रासंगिक रूप से व्याख्या हुई है। 4 ऑप्शन: पुरुषों की शहरी क्षेत्रों में प्रवसन, दूसरा मादा भ्रूण हत्या, तीसरा लड़कियों की शोषण संबंधी स्थिति का निम्न स्तर, और चौथा उच्च मृत्यु दर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इसके बारे में बता भी चुका हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से भारत में जो है स्त्री पुरुष के गिरते हुए अनुपात को देखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो पुरुषों का शहरी क्षेत्रों में प्रवसन, जिसको हम कहते हैं पलायन कर जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसका मत है सामाजिक अशांति विकास के पूंजीवाद पथ पर आधारित है? देखो विकास की पूंजीवाद को लेकर यहाँ पर शब्द को चूज किया गया है, तो आपके दिमाग में कार्ल मार्क्स का माइंड जो है क्लिक कर गया होगा। तो 18 का जो सही जवाब होगा दोस्तों R.A. देसाई, इंटीग्रेटेड, इन्होंने ही, ठीक है दोस्तों याद रखना, इंटीग्रेटेड एक पुस्तक थी, इन्होंने ही उस पुस्तक में इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि सामाजिक अशांति का विकास पर पूंजीवादी पथ पर आधारित है। तो R.A. देसाई का नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ड्राइव का मतलब होता है प्रेरक। देखिए आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न मिला हुआ है, इसमें प्राथमिकता के आधार पे चूज करना पड़ता है। एनटीए यूजीसी नेट ना ऐसे ही प्रश्न देता है, कहता है कि मनोवैज्ञानिक प्रश्न कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरक जिसको कहते हैं, उत्प्रेरक को कहा जाता है ड्राइव, और इसके बारे में क्या सही होगा। तो आपके सामने देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है, पॉइंट दे रखा है, आंतरिक स्थिति, तनाव द्वारा भाव प्रबोधित, और थर्ड है आवश्यकता पर बल देना, डी है बाहरी उद्दीपक द्वारा मार्ग निर्देशित। कौन सा कथन आपका सही होगा? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप लोगों एक बार आप कमेंट भी करना इस प्रश्न को, ठीक है। और हाँ आप लोग मुझे लास्ट में जरूर बताना कितने प्रश्न आप लोगों के सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब होगा दोस्तों, जो उत्प्रेरक यानी ड्राइव के रूप में देखा जाता है वो आंतरिक स्थिति देखी जाती है, तो ये आपका होगा। अब देखिए जिसमें ए नहीं होगा वो गलत हो जाएगा, तो यानी थर्ड वाला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं, तनाव द्वारा भाव प्रबोधित भी होना कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है, ये भी सही जवाब है दोस्तों। तो आप देखो सेकंड जिसमें नहीं होगा, तो यहाँ पर तीनों में सेकंड आ रहा है। थर्ड पे आते हैं, आवश्यकता पर बल देता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आवश्यकता पर बल दिया जाता है, मोटिवेशन के बारे में बताया हूं मैं आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ बाहरी उद्दीपक का मार्ग, ये नहीं है, बाहरी उद्दीपक का कोई मार्गदर्शन नहीं होता, फोर्थ वाला गलत हो जाएगा, जिसमें फोर्थ होगा वो कट जाएगा। तो जो फोर्थ है वो कट गया, यानी 1 2 3 3, यानी आप कह सकते हो 19 का जो प्रश्न नंबर है दोस्तों, और इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करता हूँ। यहाँ पर देखिए व्यावर्तक श्रेणी में कौन सा यहाँ पर सही जवाब होगा, कि बताइए कौन सा श्रेणी में आएगा व्यावर्तन या व्यावर्तक श्रेणी में। पहला ऑप्शन है निम्न सीमा अपवर्जित, दूसरा है उच्च सीमा अपवर्जित, तीसरा है दोनों सीमाओं में अपवर्जित, और यहाँ पर जो डी है दोनों सीमाओं के विचार किया जाएगा। तो बताइए जरा व्यावर्तक श्रेणी किसे कहा जाता है, इंक्लूसिव सीरीज किसे कही जाती है। 20 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, उच्च सीमा अपवर्जित, जिससे आप लोगों को पता होगा कि भाई 0 से लेकर 10 चलता है, 10 से 20 चलता है, तो उच्च और निम्न, तो ये उच्च श्रेणी को ही व्यावर्तक श्रेणी के रूप में जाना जाता है, इंक्लूसिव सीरीज के रूप में जाना जाता है दोस्तों। इसके बारे में ये प्रश्न जो होगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। औसत, देखिए यहाँ पर दोस्तों औसत के आसपास वस्तुओं को जमा करने की विधि को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का क्या सही जवाब होना चाहिए दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब अनुमानिक सांख्यिकी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करता हूँ, जबरी छुट्टी के बारे में निम्नलिखित में से देखिए कौन सा कथन सत्य होगा, और ये सही जवाब इसका क्या होगा दोस्तों, जबरी छुट्टी के कर्मकार को अस्थायी और कार्य पर मुक्ति प्रदान की जाती है। बी कहता है जबरी छुट्टी के सेवाओं को संविदा को समाप्त किया जा सकता है। सी कहता है जबरी छुट्टी में सेवा संविदा को अस्थायी रूप से निलंबित कर देता है। डी कहता है जबरी छुट्टी में कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त कर दी जाती है। तो बताइए जबरी छुट्टी में कौन सा आपका कथन सत्य होगा।
ठीक है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जबरी छुट्टी में सेवाएं संविदा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है, तो ये कथन जो है आपका सत्य है, बाकी कथन आप लोगों का गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 22 का सी दिया है उनका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। और हाँ, आप लोग को क्या करना है, गूगल मीट को डाउनलोड करना है, और हाँ, जल्द से जल्द व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, और शाम की क्लासेस 6:30 पर मैं यदि स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोग याद रखो कि 6:30 पर अवश्य आप लोग ज्वाइन करो। और वहाँ पर मैं आप लोगों को समाज कल्याण प्रशासन के बारे में बता रहा हूँ, यूनिट नंबर 6 पर लेकर चल रहा हूँ, उसके बाद 5th लेकर चलूँगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए आप लोग। ठीक है, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।